नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 5 मार्च 2022 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध होगा। तो आइए पहले सत्र के विषय की चर्चा कर लें। अमरावती ही आंध्र प्रदेश की इकलौती राजधानी हो, ऐसा हाई कोर्ट का आदेश है। यानी आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अमरावती ही सिर्फ राजधानी रहेगी। और यहाँ पर हम लोग इसमें बात करेंगे क्योंकि वहाँ के मुख्यमंत्री ने 3 राजधानियों की बात की थी, यानी अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो ऐसे में यह 3 राजधानी की बात क्यों कही थी राज्य सरकार ने, इसके क्या फायदे थे, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और साथ साथ इस हाई कोर्ट के इस फैसले के बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा है, रूस ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर कब्जा किया। यानी रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो इसमें यूक्रेन में स्थापित जापोरिजिया संयंत्र, जो कि यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, तो उस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने आशंका जताई है कि अगर वहां कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है, यानी परमाणु आपदा जैसी समस्या हो जाती है, तो चेरनोबिल से बड़ी घटना हो सकती है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। परमाणु आपदा क्या है, परमाणु संयंत्र से जो कुछ उदाहरण पुराने भी हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसका क्या प्रभाव हो सकता है, इससे क्या हम सुरक्षा के उपाय, तो इस खबर के साथ साथ इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तीसरा है, संयुक्त राष्ट्र के मतदान में भारत फिर से अनुपस्थित हुआ। तो क्या कारण है कि भारत फिर से अनुपस्थित हुआ, उन सारी वजहों की चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ आगे क्या हो सकता है इसके बारे में भी बात करेंगे। और चौथा टॉपिक होगा टीकाकरण अभियान। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोरोना की लहर काफ़ी कमज़ोर पड़ गई है, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं भूलना होगा, आगे भी हमें इससे सुरक्षित रहने के उपाय को जारी रखना होगा। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे कि टीकाकरण अभियान कितना महत्वपूर्ण रहा, इस कोविड-19 नामक महामारी में इस टीकाकरण अभियान की क्या भूमिका थी और आगे क्या हो सकता है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। और अंत में मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, जिसमें 2 उत्तरों की संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए पहले टॉपिक की ओर चलते हैं, कैपिटल वर्डिक्ट, यानी यह सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर शासन के अंतर्गत डाल सकते हैं। तो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं चित्र में विशाखापट्टनम, अमरावती और कुर्नूल, तो 3 राजधानियों की बात की गई थी। यह साउथ अफ्रीका एक देश है, वहां पर भी 3 राजधानियां, यानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित देश है। तो उसी की तर्ज पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश में भी 3 राजधानियों की बात का जिक्र किया था, जिसका वहां की हाई कोर्ट ने फैसले को पलट दिया है और उसने यह निर्णय देते हुए कहा है कि विधानसभा को राज्यों की राजधानियों पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मास्टर प्लान को 6 महीने में पूरा करने का निर्देश दे दिया है हाई कोर्ट ने। तो इस तरह से सरकार को राज्य की राजधानी के विकास के अलावा अन्य कार्य के लिए अमरावती में भूमि को अलग नहीं करने के लिए कहा गया है। और इस तरह से संविधान के अनुच्छेद 4 में नियोजित भाषा के अनुसार, यानी राज्य में विधायिका, कार्यकारिणी, न्यायिक अंगों की स्थापना संबंधी मामलों में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। और दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण है कि अमरावती की घोषणा केंद्र सरकार भी पहले कर चुकी है। और अनुच्छेद 4 के अनुसार नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 कहता है। इसी तरह से अनुच्छेद 3 में नामों के परिवर्तन हेतु कानूनों को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। तो अदालत ने यही कहा है कि आंध्र प्रदेश कैपिटल सिटी लैंड पूलिंग स्कीम नियम 2015 के तहत जमा की गई भूमि और आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम 2014 की धारा 3 के तहत राजधानी को स्थानांतरित करने, विभाजित करने या 3 भागों में विभाजित करने तथा उच्च न्यायालय सहित सरकार के
3 अंगों से संबंधित विभागों के मुख्यालयों को अनुसूचित राजधानी शहर के अलावा किसी भी क्षेत्र में स्थानांतरित करने के लिए कोई कानूनी शक्ति बनाने का अधिकार नहीं है। तो इस तरह से मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह निर्णय दिया है और बेंच ने सरकार को अमरावती के किसी भी कार्यालय को स्थानांतरित नहीं करने का भी निर्देश दिया है और इसके साथ साथ जिन्होंने यह याचिका दाखिल की थी उन्हें 50,000 रुपए का भुगतान करने का भी निर्देश दिया है। तो इस तरह से इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि में चलेंगे तो यह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 17 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी कि दक्षिण अफ्रीका का जो मॉडल पर राज्य की 3 विकेंद्रीकृत राजधानियां हो सकती हैं। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आधिकारिक रूप से 3 शहरों में विभाजित है। जैसे वहां की जो विधायिका है केप टाउन में है, कार्यपालिका प्रिटोरिया में है और न्यायपालिका ब्लू फॉन्टेन में है। तो इस तरह से दक्षिण अफ्रीका की यह व्यवस्था द्वितीय बोर युद्ध यानी 1899-1902 का परिणाम है। यानी 1899 से 1902 तक यह चला था, जिसमें ब्रिटेन ने 2 अफ्रीकी भाषा राज्यों द ऑरेंज फ्री स्टेट, वहां ऑरेंज नदी भी बहती है, और दक्षिण अफ्रीकी गणतंत्र को जीत लिया था। तो इस दौरान वर्ष 1872 में स्वशासित राज्य बनने तक केप ऑफ गुड होप ब्रिटिश साम्राज्य में ही रहा था तथा अन्य तीनों उपनिवेशों के साथ मिलकर वर्ष 1910 में दक्षिण अफ्रीकी संघ का हिस्सा बना। तो इस तरह से इसी तर्ज पर हमारे आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन रेड्डी साहब, उन्होंने भी 3 विकेंद्रीकृत राजधानियां उन्होंने भी कहा कि क्यों नहीं हो सकती हैं। तो इस तरह से नई घोषणा के अनुसार निर्माणाधीन अमरावती विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी और कर्नूल न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित हो सकती है। और यह निर्णय रिटायर्ड आईएएस जी.एन. राव की अध्यक्षता में बनी समिति के सुझावों के आधार पर लिया गया था। लेकिन उसके बाद याचिकाकर्ताओं ने इस पे, चूंकि इसका काफी विरोध होने लगा था, तो तीनों राजधानियों के संबंध में राज्य का यही मत है कि राज्य सरकार का यही मत है कि राज्य के अन्य हिस्सों की उपेक्षा करते हुए एक विशाल राजधानी शहर बनाने के विरुद्ध है और इस तरह से तीनों जगह रहेगा। 3 राजधानियां होने से विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से विकास सुनिश्चित होगा, राज्य के सुदूर हिस्सों में सरकार की पहुंच इससे बढ़ेगी और इस तरह से सभी क्षेत्रों का विकास हो सकेगा और हर क्षेत्रों में नए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, सांस्कृतिक मेल जोल में बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह से आपसी एकता और सौहार्द बना रहेगा। तो ये राज्य सरकार का मत था। लेकिन इस 3 राजधानियों के लागू करने में समस्या क्या है? तो समस्या यही कि आपसी सामंजस्य की समस्या आएगी। यानी अलग अलग शहरों में स्थित विधायिका और कार्यपालिका का मध्य समन्वय स्थापित करना कहने में तो आसान है, परंतु यह काफी मुश्किल हो सकता है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा इस संदर्भ में किसी योजना का विवरण नहीं दिया गया है और इससे अधिकारी तथा आम नागरिक सभी इसके क्रियान्वयन को लेकर काफी शंका जता रहे हैं और परिवहन लागत तथा समय की हानि होगी। तो कार्यकारी राजधानी चूंकि विशाखापट्टनम की अगर हम बात करें, यहाँ पर विशाखापट्टनम, न्यायिक राजधानी कुर्नूल 700 किलोमीटर तथा विधायी राजधानी अमरावती से 400 किलोमीटर दूर स्थित है। तो इस तरह से इतनी दूरी में लोगों को काफी दिक्कतें हो सकती हैं। तो कहने का यही मतलब है कि अमरावती और कुर्नूल के मध्य अगर हम बात करें तो 370 किलोमीटर, यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि अमरावती और कुर्नूल के बीच में 370 किलोमीटर की दूरी है। और सोचिए विशाखापट्टनम और कुर्नूल की बात करें तो ये 700 किलोमीटर दूर है और इसके बीच की दूरी अगर बात करें तो 400 किलोमीटर। तो इस तरह से वहां के स्थानीय लोगों को बहुत ही ज्यादा समस्या होगी और इसके साथ साथ परिवहन लागत भी बढ़ेगी। इन्हीं सब बातों का विरोध की वजह से न्यायालय ने यह निर्णय दिया है। भारत में एक से अधिक राजधानियों वाले अन्य राज्य अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी 2 राजधानियां हैं, मुंबई और नागपुर। तो नागपुर शीतकालीन सत्र में, हिमाचल प्रदेश में इसी तरह से शिमला और धर्मशाला में शीतकालीन। इसी तरह से पहले राज्य हुआ करता था जम्मू कश्मीर, अब केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पर 6 महीने जो है राजधानी श्रीनगर रहती है और सर्दी के मौसम में 6 महीने जम्मू रहती है। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में इस प्रक्रिया को दरबार मूव कहा जाता है। इसे भी ध्यान रखिएगा, एक बार आ चुका है संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में। इस तरह से अगर बात किया जाए श्रीलंका में, जैसे सी जयवर्धनेपुरा कोट्टे हो गया है,
कोलंबो में भी है। तो इस तरह से अन्य देशों में भी, मलेशिया में भी इसी तरह से है, पुत्रजाया में भी है और कुआलालंपुर में भी है। तो ऐसे बहुत सारे जगहों, तो उसी मॉडल को यह राज्य अपनाना चाह रहा था। इसी तरह से उत्तराखंड में काफी दिनों से ये मुद्दा चल रहा है, गैरसैंण में वहां विधानसभा भवन वगैरह बन भी गया है। पृष्ठ संख्या 6 पर सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर यानी अंतरराष्ट्रीय संबंध से इसको जोड़ सकते हैं। तो रूस ने यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर कब्जा कर लिया है, यानी यूक्रेन में जापोरिजिया परमाणु संयंत्र है और यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है। तो इस पर कब्जा कर लिया है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि 24 फरवरी से ही यह युद्ध शुरू हुआ है। अभी तक माना जा रहा है कि 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं और 9 दिन से जारी युद्ध में रूस के लिए यह कामयाबी माना जा रहा है। तो इस तरह से यूरोप के इस सबसे बड़े प्लांट पर कब्जा करना, कह सकते हैं कि यूक्रेन को बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। इवन यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि यदि न्यूक्लियर पावर प्लांट में विस्फोट हो जाता है तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। अगर यह फटता है तो चेरनोबिल भी कहाँ है, वहीं यूक्रेन में ही है, तो उससे 10 गुना ज्यादा यह खतरनाक होगा। तो दोस्तों थोड़ा सा जान लीजिए कि जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के बारे में। यह आप देख सकते हैं, यहां पर है जापोरिजिया और चेरनोबिल देखिए ना लिखा हुआ है क्लोज्ड। तो यह 1986 में घटना हुई थी। तो यह यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और यह दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के एनहोर्दर शहर में स्थित है और यह जापोरिजिया शहर से 112 किलोमीटर दूर है। और यह कह सकते हैं कि यूक्रेन के सालाना बिजली उत्पादन का करीब 25%, 20 से 25%, सोचिए कितना बड़ा नुकसान होगा यूक्रेन को। तो इस तरह से देख सकते हैं चेरनोबिल परमाणु आपदा यह 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। यहां पर देख सकते हैं ना, ये क्लोज्ड हो गया है। तो इसमें जब यह रिसाव हुआ था तो 30 लोगों की जान ले ली थी और करीब 1,35,000 लोगों को वहां से निकासी किया गया था। तो यहां पर आप यही देख सकते हैं कि ये तो रही खबर। अब अगर हम बात करें इसको परमाणु आपदा के रूप में, इस दुर्घटना को आपदा के रूप में अगर देखें, इसके क्या परिणाम होंगे अगर ये घटना घटित हो जाती है। तो इसके मनोवैज्ञानिक परिणाम, स्वास्थ्य पर प्रभाव, पर्यावरणीय प्रभाव, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिणाम हो सकते हैं। मनोवैज्ञानिक परिणाम के तहत अगर हम बात करें तो इसमें मनोवैज्ञानिक विकारों में वृद्धि होगी, जैसे लोगों में एंग्जाइटी बढ़ेगी, अवसाद बढ़ेगा, चिंता बढ़ेगी, असहाय संबंधी भावना होगी और अन्य विकारों से मानसिक तनाव को जन्म देगा। तो यह विकार विकिरण का परिणाम नहीं बल्कि निष्कासन के तनाव, दुर्घटना के बाद दी गई जानकारी की कमी और यह जानने का तनाव के परिणाम स्वरूप है। और बच्चों के स्वास्थ्य कैसे और किस हद तक प्रभावित हो सकते हैं, तो ऐसे में उन्हें मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर इस तरह की घटना घटित हो जाती है। थोड़ा सा अगर उदाहरण लें, चेरनोबिल घटना की अगर हम बात करें तो इस चेरनोबिल घटना की वजह से यूक्रेन में बच्चों में थायराइड कैंसर के मामलों में वृद्धि हुई थी और यह जन्म से 15 वर्ष की उम्र तक। तो इस तरह से 1981 से 85 तक प्रति मिलियन औसतन 4 से 6 मरीज थे। लेकिन जब 1986 में चेरनोबिल घटना घटित हो गई कि यह बढ़कर पर मिलियन 45 बच्चे मरीज होने लगे थायराइड कैंसर के। तो सोचिए अगर इस तरह से यह घटना, अगर रूस ने जब अटैक किया है इस यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर, अगर यहां पर इस तरह की घटना फिर से हो जाती है तो क्या परिणाम होंगे। और पर्यावरणीय प्रभाव, तो चूंकि रेडियोधर्मिता विस्फोट के कारण रेडियोधर्मी सामग्री जमीन के बड़े क्षेत्र में जमा हो जाती है और अधिकांश क्षेत्र यानी कह सकते हैं कि काफी उत्तरी गोलार्ध, यानी अगर हम पृथ्वी की बात करें तो यह जो घटना हो रही है उत्तरी गोलार्ध में, तो ये सिर्फ यूक्रेन ही नहीं, यह अन्य देशों में भी इसका प्रभाव, जैसा कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि पूरा यूरोप नष्ट हो जाएगा। तो यही कहने का महत्व है कि यहाँ पर अब यहाँ के यानी पूरा पर्यावरण प्रभाव, आप मतलब कह सकते हैं यहाँ पर छोटे स्तनधारी जीव जंतु, पेड़ों में घातक रूप से यह प्रभाव छोड़ेगा। और इस तरह से आर्थिक और राजनीतिक तथा सामाजिक परिणाम क्या होंगे इसके। तो अगर यह घटना घटित हो जाती है तो आर्थिक रूप से भी प्रभावित होगा, राजनीतिक रूप से भी, और सामाजिक परिणाम भी इसके बहुत भयावह होंगे। तो कहने का यही मतलब है कि यह सब दुर्घटना के परिणाम हो सकते हैं अगर यह दुर्घटना घट जाती है। तो अब दोस्तों यहीं पर परमाणु रिएक्टरों से जुड़े जोखिम क्या हो सकते हैं, जैसा कि इसमें भी जोखिम हो सकता है और जैसे कि पहले घटनाएं जो घटित हो चुकी हैं उनकी भी हम बात कर सकते हैं।
जैसे 2011 में फुकुशिमा संयंत्र में हुआ था। चेरनोबिल घटना सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो उच्च तापमान, कोर और भारी पानी जैसी समर्थन प्रणालियां जो विफलताओं पर संयंत्र के श्रमिकों को यह खतरे में डाल सकती हैं। वहां पर जो कार्य कर रहे श्रमिक हैं वह खतरे में पड़ सकते हैं। रेडियोधर्मिता मैंने बात किया, यानी नाभिकीय पदार्थ चूंकि रेडियोधर्मी होते हैं और यदि इन्हें ठीक से नहीं संभाला जाता है तो इनका रिसाव विनाशकारी हो सकता है, क्योंकि इनसे निकलने वाली रेडियोधर्मी किरणें बहुत हानिकारक और अनियंत्रित हो जाती हैं। इसी तरह से रिएक्टरों में उच्च ऊर्जा प्रतिक्रियाएं होती हैं। यदि मॉडरेटरों को ठीक से कैलिब्रेट नहीं किया जाता तो तेजी से बढ़ने वाले न्यूट्रॉन और अन्य कणों द्वारा जारी की गई ऊर्जा रिएक्टरों के आसपास के क्षेत्र को नष्ट कर देगी, जिससे जान माल का नुकसान होता है। और भारी पानी यानी मॉडरेटर के रिसाव के कारण चारों ओर की स्थिति असामान्य हो सकती है। इसी तरह का अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे अपने भारत में भारी पानी रिसाव के कारण सूरत, गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा इकाई को वहां पर बंद करना पड़ गया था। और अपशिष्ट निपटान ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या आज की समस्या है, इसका अभी तक कोई निराकरण किया ही नहीं जा सका है। और यही कारण है कि यूरोप के बहुत सारे देश परमाणु ऊर्जा के पक्ष में नहीं है, परमाणु हथियारों को नष्ट करने की बात करते हैं। इवन इस अपशिष्ट का निपटान भी किया जाता है तो बताया जा रहा है 1000 साल के लिए इसको गहरे भाग में इसको अगर दबा दिया जाए, लेकिन कोई भी देश अपने क्षेत्र में इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो अपशिष्ट निपटान बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यह उत्सर्जन विकिरण जो है क्या है, अनंत समय के लिए होती है, खत्म ही नहीं होता। और यह जो है मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। अब इसके लिए सुरक्षा उपाय क्या है, तो रखरखाव का आवधिक पर्यवेक्षण, यानी परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को सभी परमाणु रिएक्टरों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करनी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसके जो अंतर्राष्ट्रीय मानक जो निर्धारित करती है। मानव सुरक्षा यानी वैज्ञानिकों, कार्यालय के कर्मचारियों को आधुनिक तकनीक प्रदान की जानी चाहिए ताकि दुर्घटना के मामले में किसी भी विकिरण जोखिम से बचा जा सके। और प्रत्येक उपकरण को महत्वपूर्ण त्रुटि मार्जिन पर विचार करके कार्य करना चाहिए, ताकि उतार चढ़ाव होने पर भी किसी को बिना किसी नुकसान के अलर्ट किया जा सके, सही समय पर उनको खबर दी जा सके। तो यह सब महत्वपूर्ण किए जा सकते हैं। तो आपने देखा इस खबर से के साथ साथ परमाणु या आपदा से प्रभाव भी, हालांकि निष्कर्षता हम यही कह सकते हैं, चूंकि जो जिस तरह से पारिस्थितिकी तंत्र में जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग इतनी ज्यादा मात्रा में किया जा रहा है, ऐसे में यह स्वच्छ ऊर्जा का बहुत बड़ा एक तरह से देखा जाए तो साधन है, लेकिन इसका उपयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना हो तब। अब बढ़ते हैं तीसरे महत्वपूर्ण, यह पेज संख्या 1 और 10 पे आई हुई है, सामान्य अध्ययन के सेकंड यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध से जोड़ सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र के मतदान में फिर से अनुपस्थित रहा भारत, यानी HRC पैनल रूसी कार्रवाइयों की जांच करेगा जिसमें भारत ने फिर से मतदान नहीं किया है। तो शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में वोटिंग में भारत हिस्सा नहीं लिया और इसके 47 सदस्यीय परिषद में यूक्रेन में मानवाधिकारों की स्थिति पर यह प्रस्ताव पर मतदान हुआ था। इसके पक्ष में फ्रांस, जर्मनी, जापान, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका शामिल थे, यानी 32 वोट इसके पक्ष में मिले, जबकि रूस और इरिट्रिया देश सुना है ना, अफ्रीका महाद्वीप में है, विरोध में वोट किया था। वहीं भारत, चीन, पाकिस्तान, सूडान, वेनेजुएला सहित 13 देशों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया था। तो यूक्रेन के खिलाफ रूस की सैन्य कार्रवाई के परिणाम स्वरूप मानवाधिकार परिषद ने तत्काल एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग गठित करने का निर्णय लिया है। तो ऐसे में भारत ने फिर एक बार कह सकते हैं दरकिनार किया, यानी भारत पिछले एक सप्ताह के दौरान 15 देशों की सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर 2 प्रस्तावों, 193 सदस्यीय महासभा में 1 प्रस्ताव पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। और मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में 3 वोट, न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 2 और जिनेवा में मानवाधिकार परिषद में 2 और वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में 1 वोट से दूर रहने का फैसला लिया है। तो वोटिंग में अनुपस्थित रहने की वजह क्या है? तो तटस्थ रहते हुए आगे दोनों पक्षों में वार्ता व कूटनीति की पहल करेगा भारत, लेकिन वह मतदान में भाग नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि रूस
भारत का पुराना सहयोगी रहा है, चाहे किसी भी युद्ध की बात आए या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य की बात आए, चाहे आतंकवाद के मुद्दे पर बात आए, चाहे हथियारों के आयात के मामले में। यानी आज भी भारत 60% सैन्य साजो सामान के लिए रूस पर निर्भर है। और चीन के आक्रामक, चूंकि यहां पर आप देख सकते हैं, वैसे भी अगर देखा जाए तो आजकल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुद भी युद्ध शुरू होते ही वह रूस गए हुए थे और चीन का जो है रूस के साथ सहयोग चल ही रहा है। तो ऐसे में भारत अगर रूस का सहयोग नहीं करता है तो यह दोनों जो अगर कह सकते हैं दाएं और बाएं भारत के जो यह दोनों पड़ोसी हैं, यह भारत के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे में इन दोनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए रूस के साथ रहना महत्वपूर्ण वजह बन जाती है। और पूर्व में संयुक्त राष्ट्र में अहम मौकों पर भारत को मिला है रूस का समर्थन। तो इन सब वायदों के बाद अगर भारत विपक्ष में आता है रूस के, तो यह कह सकते हैं कि बेईमानी होगी। लेकिन इसके साथ साथ भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र, चूंकि अब देखिए ऊपर की बात तो हो गई, यानी महाद्वीपीय क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो रूस की सहायता की आवश्यकता है, लेकिन हिंद इंडो पैसिफिक रीजन की अगर सामरिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अमेरिका बहुत आवश्यक है, यूरोपियन यानी नाटो बहुत आवश्यक है। तो अब ऐसे में भारत किस तरह से अपने आप को नियंत्रित करके, यानी कह सकते हैं कि संतुलन का दृष्टिकोण से अपनाना ही होगा, क्योंकि हिंद प्रशांत महासागर में भी जिस प्रकार हिंद महासागर में चीन की आमद रफ्त बढ़ रही है, तो यहां पर भी नियंत्रण स्थापित करने के लिए अमेरिका और यूरोपियन देशों का समर्थन आवश्यक हो जाएगा। क्योंकि फ्रांस भी हिंद महासागर के विभिन्न अभ्यासों में बढ़ चढ़कर भारत के साथ हिस्सा लेता है। तो ऐसे में इन देशों को भी भारत को संतुलित करने का प्रयास करना होगा। यानी आगे की राय यही हो सकती है, तत्काल युद्ध विराम का प्रयास किया जाए। यानी शीत युद्ध काल के विपरीत वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था वैसे ही अगर देखा जाए, चूंकि कोरोना ने ही पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था, तो लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष की लागत बहुत और ज्यादा हो सकती है और यह परेशान कर सकती है। तो अभी यूक्रेन में जो जीवन की हानि और पीड़ा के रूप में यह जो प्रकट हो रही है, तो इससे तत्काल जो है युद्ध विराम पर ही प्रयास किया जा सकता है। जैसा कि हम पहले भी कई बात डिस्कस कर चुके हैं कि यूक्रेन कई चीज़ों में, जैसे हम लोग सनफ्लावर है वहीं से आयात करते हैं, तो इन सब चीज़ों से नियान गैस की बात की गई थी, सेमीकंडक्टर चिप में समस्या आ जाएगी, रूस में भी है चूंकि वहाँ पर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इस तरह से पूरी तरह से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका प्रभाव पड़ेगा और यूरोप के लिए नई सुरक्षा व्यवस्था स्थापित किया जाए। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से रूस ने गलत को सही करने का निर्णय लिया है, उसे तर्क संगत ठहराए बिना भी यह स्पष्ट है कि वर्तमान संकट किसी न किसी प्रकार यूरोप में एक विखंडित सुरक्षा व्यवस्था का ही यह नतीजा है और मिन्स्क शांति प्रक्रिया को फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। क्योंकि इससे पश्चिम यानी अमेरिका और अन्य पश्चिम देशों को, दोनों पक्षों को बातचीत फिर से शुरू करने और सीमा पर सापेक्ष शांति बहाली के लिए मिन्स्क समझौते के अनुरूप अपनी प्रतिबद्धताओं को पूर्ति करने के लिए प्रेरित करना ही होगा। तभी इस समस्या से हम निजात पा सकते हैं और भारत को ऐसे में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। यानी भारत रूस संबंधों ने यह सुनिश्चित किया है कि दिल्ली को अफगानिस्तान पर वार्ता और मध्य एशिया से पूरी तरह बाहर नहीं रखा जा सकता, जबकि अमेरिका के साथ भी कुछ लाभ की स्थिति भारत को प्राप्त हुई है। तो ऐसे में भारत को एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूके के साथ भी भारत एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में है। तो प्रत्येक के साथ अपने सामान्य रूप से पश्चिम विश्व के साथ भारत के संबंध किसी एक घटना या विषय तक सीमित नहीं है, बहुत आगे तक भारत जा चुका है। तो ऐसे में संतुलित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक हो जाता है। तो भारत को दबाव बनाने वाले देशों के समक्ष यह भी स्पष्ट कर देना होगा कि हमारे साथ या हमारे विरुद्ध का फार्मूला रचनात्मक या संवाद परक नहीं माना जा सकता और सभी पक्षों के लिए सर्वोत्कृष्ट राह यह है कि वे एक कदम पीछे हटें, यानी कि इस युद्ध को रोकने का कोशिश करें। यही हो सकता है। अब बढ़ते हैं पृष्ठ संख्या 8 पर। इसको स्वास्थ्य से हम जोड़ सकते हैं, सामान्य अध्ययन के सेकंड पेपर। तो टीकाकरण अभियान, यानी हमें अभी भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। भले ही कोरोना नामक इस महामारी
में थोड़ा सा कमी आई हुई है, यानी गिरावट देखी जा रही है। और ठीक 1 महीने पहले ही आप लोगों ने देखा होगा कि 2.25 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे थे। तो इस तरह से नवीनतम आंकड़ों को अगर देखा जाए तो ये घटकर प्रतिदिन 6000 हो गए हैं। लेकिन फिर भी भारत को यहां पर ध्यान रखना होगा। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, दूसरी लहर में बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई, लेकिन तीसरी लहर में भारत में मृत्यु की संख्या घटी, क्योंकि भारत सचेत हो गया था। तो अब ऐसे में चौथी लहर भी आएगी, तो ऐसे में पहले से ही भारत को अपने आप को मजबूत रखना होगा और लोगों को भी इसके प्रति जागरूक रहना होगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि देश में कोविड टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चला है और इसके कारण ही अगर देखा जाए तो तीसरी लहर को नियंत्रित करने में इस टीकाकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। क्योंकि दूसरी लहर में आपने देखा कि सब लोगों को टीकाकरण नहीं हुआ था और जिन लोगों का टीकाकरण हुआ था उनको जब कोरोना की चपेट में आए तो वह बच गए, लेकिन जो लोग टीकाकरण नहीं किए थे और जो कोरोना की चपेट में आए वह नहीं बच सके। तो इस तरह से देख सकते हैं कि संक्रमितों के साथ साथ महामारी में मृतकों की संख्या कम रही, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण टीकाकरण था और देश में 97% आबादी को कोविड का पहला टीका और 87% आबादी को दूसरा टीका लगाया जा चुका है। इवन किशोर आबादी में भी 75% को पहला टीका और 39% को दूसरा टीका लग चुका है। तो इस तरह से रिपोर्ट से यही पता चलता है कि 90% से अधिक भारतीय पिछले 2 वर्षों में वायरस के संपर्क में आए, लेकिन टीकाकरण के साथ बीमारी से पर्याप्त रूप से सुरक्षित हैं। तो यही कह सकते हैं, लेकिन यह संक्रमण अभी गया नहीं है और आगे अभी भी कुछ महीनों तक रहने वाला है। तो ऐसे में भारत को बहुत ही अपने आप को मजबूत रखना होगा, यानी कहने का यह मतलब है कि और भी वैक्सीन का प्रबंध रखना होगा। हालांकि कोविड वैक्सीन में महत्वपूर्ण भूमिका जो भारत में निभाई, कोवैक्सीन और कोविशील्ड और स्पुतनिक भी आ गई है और भी कई वैक्सीन जैसे अमेरिका से भारत सरकार ने जो है निर्णय ले लिया है कि इन टीकों को भी लगाया जाएगा नजल के द्वारा। तो भारत पूरी तरह से तैयार है, लेकिन लोगों को भी रहना होगा। तो महामारी से निपटने में टीकाकरण की भूमिका यही है कि विशेष रूप से गंभीर लक्षणों से होने वाली मृत्यु को रोकने में यह सबसे ज्यादा प्रभावी था और लोगों को बीमारी फैलने से इसने बचाया। अगर लोग जो है लगातार नियमित, जैसे कि मास्क, हाथ लगातार धुलना, ये सब क्रिया करते रहें और वैक्सीन लगवाया है, तो वो लोग इस कोरोना नामक महामारी से प्रभावित नहीं होंगे। तो कहने का यही मतलब है कि देश में कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान मारे गए लोगों में से जो 92% लोगों को कोई भी कोविड का टीका नहीं लगा था, यानी अगर टीका लगा होता तो निश्चित रूप से वह बच सकते थे। तो आगे की राह यही है कि कुछ लोगों में अभी भी संक्रमण विकसित हो सकता है, ऐसे में तैयार रहने की आवश्यकता है। यानी इस गंभीरता अभी कम होने की संभावना तो है, लेकिन यह बढ़ भी सकती है। तो ऐसे में मास्क पहनना, हाथ धोना, भीड़ भाड़ के बीच आपस में उचित दूरी बनाकर रखना, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, गवर्नमेंट के द्वारा दी गई गाइडलाइन का प्रयोग आवश्यक है और साथ साथ सरकार भी इसके लिए प्रयासरत है। तो भारत को अपने बचाव को कम नहीं करना चाहिए और कंपनियों को एक मापने योग्य समय रेखा के साथ तैयार होने पर जोर देना चाहिए। तो यह महत्वपूर्ण था। अब बढ़ते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न में। तो यूक्रेन पर आक्रमण के चलते रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों पर भारत की अनुपस्थिति वाले रुख का आकलन कीजिए। क्या यह भारत को लंबे समय से चली आ रही अहिंसा और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान की नीति के खिलाफ है? तो इसमें आपको यही बताना है कि मतभेदों और विवादों को दूर करने का एकमात्र उपाय भारत ने अनुपस्थित तो रहा, लेकिन उसने कहा कि संवाद और कूटनीति शब्दों पर उसने जोर दिया। हालांकि अभी कूटनीति शब्द का प्रयोग उसने किया ही नहीं है, सिर्फ संवाद की बात कर रहा है। तो इस तरह से भारत ने जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में वोट में भाग नहीं लिया है फिर से। तो क्या भारत लंबे समय से चली आ रही शांतिपूर्ण समाधान की नीति के खिलाफ है? तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी भारत की कुछ वजहें हैं। यानी वोटिंग में अनुपस्थित रहने की वजह रूस उसका एक पुराना मित्र है और इसके साथ साथ यूक्रेन को भी देखते हुए भारत को थोड़ा सा आमूलचूल परिवर्तन करना होगा। तो इस तरह से निष्कर्षतः हमें आपको यही लिखना है कि भारत को संतुलित दृष्टिकोण अपनाते हुए निर्णय पर पहुंचना होगा।
अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न। एक परमाणु संयंत्र आपदा की भयंकर त्रासदी में परिवर्तित होने की संभावना अन्य विद्युत उत्पादन विधियों की तुलना में बहुत अधिक है। इसलिए दुनिया के लिए परमाणु ऊर्जा से परे विकल्पों को देखने का उपयुक्त समय आ गया है। यानी परमाणु ऊर्जा, हालांकि यह एक स्वच्छ ऊर्जा है, पर्यावरण संरक्षण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, लेकिन क्या इसके परे विकल्प जैसे पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका भी तो प्रयोग किया जा सकता है। तो इस तरह से यह त्रासदी से बचने के लिए इनका प्रयोग लिख सकते हैं। तो यहां पर आपको इस कथन को लिखते हुए आपको मुख्य भाग में आना है और इस तरह से परमाणु ऊर्जा से परे विकल्पों को भी यहां पर चर्चा करना है। मुख्य भाग में परमाणु दुर्घटना के बारे में थोड़ा सा बताना है और इसके उदाहरणों को भी चर्चा करते हुए कि इसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं, इससे सुरक्षा के उपाय क्या हो सकते हैं और इसके विकल्पों को भी आपको लिखना है, जैसे अन्य ऊर्जा के बारे में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह निष्कर्षतः कह सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा के खिलाफ विकसित दुनिया में बढ़ते विरोध के साथ, यानी विकसित दुनिया में तो विरोध है क्योंकि उसने इसके विकल्पों को तैयार कर लिया, लेकिन अभी विकासशील देशों के लिए यह आवश्यक है। यही कारण है कि विदेशी कंपनियां भारत जैसे देशों को एक संभावित बाजार के रूप में लक्षित कर रही हैं। तो इसके बावजूद भी ऊर्जा जरूरतों को देखते हुए सावधानी पूर्वक उपयोग इसका किया जा सकता है। तो इस तरह से आप इसको लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं और इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी अंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।